देखो ये चैप्टर 9 है ना। तो आज हम लोग क्या जानेंगे, लिंग निर्धारण के बारे में जानेंगे कि लिंग निर्धारण का मतलब होता है कि कैसे कोई जो बच्चा होता है लड़का होता है और कैसे कोई जो बच्ची है वो लड़की होती है। ऐसा क्या होता है कि मतलब एक मेल और फीमेल के मिलने के बाद लड़का का यानी कि मेल होता है और लड़की यानी कि फीमेल होती है, कैसे होता है उसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग निर्धारण। तो मनुष्यों में लिंग निर्धारण विशेष गुणसूत्र के द्वारा संपन्न होता है। विशेष गुणसूत्र क्या बोल रहा है, विशेष गुणसूत्र। अगर हम लोग बात करेंगे ना मनुष्यों में, तो मनुष्य में जो कुल होता है ना वो 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। कितना जोड़ा, 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, जिसमें से 22 जोड़ा जो गुणसूत्र होता है ना वो हम लोग के शरीर के निर्माण में सहयोग करता है। हम लोग का शरीर का निर्माण में सहयोग करता है। और एक जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वो हम लोग का लिंग निर्धारण करता है कि वो लड़का होगा कि लड़की होगी। तो यहाँ वही बोलता है कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण विशेष गुणसूत्र के द्वारा संपन्न होता है, जिसे हम लोग लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अगर महिलाओं में लिंग गुणसूत्र की बात करते हैं तो XX होता है, मतलब कि सेम होता है। इसको मान लिया गया है XX है ना कि XX सेम जो क्रोमोजोम होता है यानी कि गुणसूत्र होता है, इसको एक पेयर बोलते हैं यानी एक जोड़ा बोलते हैं, अर्थात समान होते हैं। जबकि पुरुषों में अगर बात करते हैं तो XY यानी कि अलग अलग अर्थात असमान होते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोजोमस, इसको हेटेरोजोमस। जब पुरुषों के Y गुणसूत्र महिलाओं के X गुणसूत्र से मिलता है, ध्यान समझना क्या बोला, जब पुरुष का Y गुणसूत्र, लड़का वाला का Y गुणसूत्र और महिलाओं के पास तो भाई X ही है ना। तो कहता है जब X गुणसूत्र मिलता है तो नर यानी कि लड़का यानी कि XY उत्पन्न होता है। समझ में आ रहा है ना कि कैसे कोई बच्चा लड़का होता है। लड़का होने के लिए पुरुष का Y गुणसूत्र और महिला के पास तो भाई X गुणसूत्र ही है, यानी पुरुष का Y गुणसूत्र और महिला का X गुणसूत्र जब मिलता है तब नर उत्पन्न होता है। परंतु जब नर का X गुणसूत्र और मादा के भी जब X गुणसूत्र से मिलता है तो फिर वो मादा यानी कि लड़की यानी कि XX लड़की यानी मादा है ना, XX उत्पन्न होती है। लेकिन एक कह सकते हैं बच्ची उत्पन्न होती है। किसी भी अवस्था में लिंग निर्धारण हेतु केवल नर ही उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि महिला के पास तो XX ही है, उसके पास तो अलग अलग तो है नहीं क्रोमोजोम। अगर अलग अलग क्रोमोजोम है तो पुरुष में होता है। तो जितना भी कह सकते हैं टोटली डिटरमाइंड किस पे होता है, मेल पे यानी फीमेल पुरुष पे, क्योंकि नर के पास ही अलग अलग लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। समझ रहा ना, क्योंकि नर पे ही क्या होता है, अलग अलग गुणसूत्र पाया जाता है। और इस प्रक्रिया को हम लोग जितना यहाँ बात अभी बोले हैं ना, उसी प्रक्रिया को हम लोग अभी बताने वाले हैं डायग्राम के मदद से कि कब कब लड़का हो सकता है और कब कब लड़की हो सकती है। इसको ध्यान देना, इसको समझना एकदम बात क्लियर हो जाएगा। जैसे ये हो गया मादा, क्या हो गया, अरे हो गया नर, नर नर है ना, नर नर लिखा गया है, नर नर यानी कि लड़का, ये लड़का, और मादा यानी कि लड़की। तो मादा के पास जो होता है तो इसको 22 जोड़ा बोलते हैं, तो 22 दूना 44 हो गया। तो 22 जोड़ा और एक यहाँ एक जोड़ा, 23 जोड़ा हो गया। 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, 22 जोड़ा प्लस एक जोड़ा। तो 22 जोड़ा होता है, जो भी बताएं कि वो शरीर के निर्माण में सहयोग करता है। और एक जोड़ा जो लिंग होता है, एक जोड़ा जो होता है क्रोमोजोम यानी गुणसूत्र, वो लिंग को बनाने में लगल रहता है। तो अगर समझो तो अगर 44 प्लस XX यानी कि 44 प्लस एक जोड़ा यानी कि कुल मिला के 22 जोड़ा और एक कितना हो गया, 23 जोड़ा हो गया। अब 23 जोड़ा को हम लोग इस तरह 22 जोड़ा प्लस 22 जोड़ा हम लिख सकते हैं 22 प्लस 1 23, 22 प्लस 1 23। समझ में आ रहा है ना, मतलब ये टोटल हो गया कितना, 22 प्लस X और 22 प्लस X। इधर भी क्या हो गया, 22 प्लस X और इसका हो गया 22 प्लस Y। अब होता क्या है कि जब इसका X वाला और X वाला के साथ मिलता है तो मादा यानी कि लड़की जन्म लेती है,
और जब इसका एक्स और पुरुष का वाई जब मिलता है तो वो फिर एक लड़का जन्म लेता है। मानव में जो लिंग निर्धारण चित्र जो दिखाया जा रहा है वो मानव में लिंग निर्धारण को ही बताया जा रहा है कि आखिर लिंग का निर्धारण होता कैसे। लिंग यानी कि लड़का या लड़की, लिंग यानी कि पुरुष या स्त्रीलिंग, समझ रहा है ना। लिंग यानी कि लड़का या लड़की या फिर पुरुष या फिर तुम स्त्री बोलो या मर्द या औरत बोलो, तो कुल मिला के लिंग का मतलब यही होता है। तो अगला जो हम लोग का है वो क्या है, विकास यानी कि डेवलपमेंट। हम लोग किसको कहते हैं, डेवलपमेंट। तो कहता है प्रत्येक जीव जन्म से ही अपने पैतृक पीढ़ी का मतलब होता है पिता का जो गुण होता है, तो पैतृक पीढ़ी से कुछ ना कुछ अलग गुणों के साथ को दर्शाता है। मतलब यहाँ हो गया कि अगर देखा जाए कि 2-3 पीढ़ी अगर पहले देखा जाए और अभी देखा जाए तो बहुत कुछ बदलाव आ गया रहता है ना। यहाँ वही बोलता है कि प्रत्येक जीव जन्म से पैतृक पीढ़ी से कुछ अलग गुणों को दर्शाता है। इन गुणों को देखने पर पता चलता है कि यह उस जीव के लिए लाभदायक अतः बदलते पर्यावरण के अनुरूप खुद में बदलाव को उत्पन्न होता है, ये बदलाव को उत्पन्न करता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। विकास यानी कि डेवलपमेंट, यानी कि पहले से अब बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है। विकास की यह प्रक्रिया अति धीमी होती है। इसका कहने का मतलब है जो डेवलपमेंट होता है बहुत धीरे धीरे होता है ना। विकास की जो प्रक्रिया है अचानक नहीं तुमको दिखेगा, एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में अचानक नहीं दिखेगा। अगर विकास की प्रक्रिया हमको देखना होगा तो हमको 4-5 पीढ़ी पहले और अभी देखना होगा कि उस समय क्या था और अभी क्या है। विकास की यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, बहुत धीरे धीरे गति में डेवलपमेंट होता रहता है, लेकिन चलता रहता है और कई पीढ़ियों के बाद हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में दिखे जाएगा सो, मतलब बहुत दिन तक ये बहुत धीमी गति से ना होता है। ये इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं ना, जब हम लोग स्टार्टिंग में जब मनुष्य बना तो मनुष्य तो डायरेक्ट मनुष्य नहीं था, उससे पहले आदि मानव था। लेकिन आदि मानव को मनुष्य तक पहुंचने में कई साल लगा था। मतलब उसमें क्या होगा, विकास हो रहा था, लेकिन विकास क्या था, बहुत धीमी गति से हो रहा था। धीरे धीरे उनका काम के आधार पर क्या करते गया, उनका शरीर में बदलाव आता गया धीरे धीरे, फिर जाके मनुष्य बना। मतलब कि ये प्रक्रिया एक दिन या 2 दिन का तो नहीं था, यह प्रक्रिया एक पीढ़ी से 2 पीढ़ी तो नहीं था, कई पीढ़ियों कई सालों के बाद ना मनुष्य में के रूप में आया आदि मानव। तो इस चीज़ को यानी विकास के बारे में जो सबसे पहले अगर बताने वाले कोई साइंटिस्ट थे तो वो थे चार्ल्स रॉबर्ट, जिसका चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन नाम के साइंटिस्ट हैं। सबसे पहले इन्होंने ऑब्जर्व किया इस चीज़ को। देखो अगला ही टॉपिक हम लोग पढ़ना है कि डार्विन के विकासवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या कहा उन्होंने उसके बारे में जानेंगे। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया और इनके अनुसार देखो डेवलपमेंट कैसे कहा जाता है, किसको बोला जाता है। इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि प्रकृति में बार बार परिवर्तन के दौरान या द्वारा है ना, प्रकृति में बार बार परिवर्तन के द्वारा किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवधारियों के विरुद्ध एक बल उत्पन्न करती है, उसे प्राकृतिक चयन का नियम कहा जाता है। इसके कारण प्रतिकूल लक्षणों वाले जीवधारियों नष्ट हो जाते हैं, जबकि अनुकूल लक्षणों वाले जीवधारियां जीवित रहते हैं। इनका कहना है कि जो डार्विन का कहना है ये बात कि प्रकृति में बहुत परिवर्तन, मतलब बार बार थोड़ा करके परिवर्तन होता रहता है। सभी जीवधारियों में ये परिवर्तन होता रहता है। और हम लोग जानते हैं पर्यावरण में परिवर्तन तो बहुत सारे कारणों से होता है। क्लाइमेट की वजह से होता है, प्रदूषण की वजह से होता है, समझ रहे हैं। प्रदूषण मतलब वायु प्रदूषण के द्वारा जरिए होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस हैं उनके जरिए हमारे वातावरण में परिवर्तन आता है। तो हम लोग के वातावरण में कई तरह से परिवर्तन आता है। तो डार्विन का कहना था जो जीवधारी अपने आप को इस पर्यावरण के आधार में अगर वो अनुकूल हो गया या ढाल लिया है तो वो फिर क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, जीवित रहेगा।
नहीं तो वो फिर मर जाएगा। और यही कारण है ना कि पर्यावरण में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट होने के कारण, इतना ज़्यादा पर्यावरण में प्रदूषण या फिर कह सकते हैं परिवर्तन के कारण आज देखो बहुत सारे पंछियाँ मर रही है। तो मरने का कारण वही है ना, विलुप्त हो रहा है, बहुत सारे जीव विलुप्त हो रहा है। तो कारण यही चीज़, इनका कहना यही है कि जो जीवधारी पर्यावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेगा, जिसको बोलते हैं अनुकूलित कर लेगा, अपने लक्षण को उसमें, अपने आप को उसमें ढालेगा, तो वो जीव क्या होगा, जीवित रहेगा, मतलब अपने आप को वो जीवित रख पाएगा। और यदि वो पर्यावरण के अनुकूल अपने आप को नहीं बनाता है तो वो फिर जीवधारी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, मतलब समझो मर जाएगा। तो ये बात चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने अपने सिद्धांत में कहा। अगला हम लोग जानेंगे कि लैमार्क का विकासवाद का सिद्धांत क्या था। जैसे इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, उसी तरह लैमार्क भी विकासवाद के ही सिद्धांत पे अपना कुछ बात कहें। ये क्या बोलते हैं, लैमार्क का विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार वे अंग जो जीवधारी के अनुकूलता के लिए महत्वपूर्ण है, बार बार उपयोग में लाए जाते हैं, उनका विकास होता है। परंतु वैसे अंग जो अनुकूलता के दृष्टि में महत्वपूर्ण नहीं है या उनका उपयोग नहीं किया जाता, धीरे धीरे वो नष्ट हो जाता है। लैमार्क का कहना यह है कि वे अंग जो जीवधारियों की अनुकूलता के लिए महत्वपूर्ण है और बार बार उपयोग में लाते हैं, मतलब जो अंग से हम लोग काम बार बार करते हैं और करते ही रहते हैं, तो उस अंग में हम लोग का परिवर्तन आता है, वृद्धि होता है। और जो अंग से हम लोग का काम नहीं होता है, वो अंग धीरे 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 नष्ट हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं कि खत्म हो जाता है। अगर थोड़ा सा उस बात को समझने के लिए हम ऐसे मान सकते हैं कि जब हम लोग आदि मानव थे तो है ना, उसमें पूंछ था, लेकिन जैसे 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 डेवलपमेंट होता गया, अब पूंछ का तो कोई काम था नहीं, तो वो धीरे धीरे क्या हो गया, गायब हो गया। उसी तरह हाथियों में क्या हुआ कि उनका सूंड लंबा हो गया। कारण था कि जितने भी छोटे मोटे जंगल में रहने वाले जीव जंतु था, वो लोग नीचे का सब पत्ता उत्ता को खा लेता था, तो मजबूरन क्या करना पड़ा, वो अपना सूंड को खींचने लगा। अब जितना ज़्यादा खींचने लगा पत्तों को खाने के लिए, अब सबसे ज़्यादा उसका यूज उसमें होने लगा, तो उसका सूंड लंबा हो गया। उसी तरह हम लोग का हाथ पैर में काम बार बार होने लगा, हाथ पैर का काम सबसे ज़्यादा हम लोग करते हैं, तो इसके वजह से हम लोग का हाथ पाँव में वृद्धि आ गया, जिराफ के देखो गर्दन में वृद्धि आ गया। तो इसका कहना यही है लैमार्क का कि जिस अंग का हम लोग बार बार उपयोग करते हैं वो अंग वृद्धि करता जाता है, लेकिन जिस अंग का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं वो अंग धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। अब विकास का प्रमाण कि भाई विकास की प्रक्रिया और विकासवाद के सिद्धांत को समझने के लिए कुछ प्रत्यक्ष और कुछ अप्रत्यक्ष प्रमाण दिए गए हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं, जैसे कुछ प्रमाण, कि इसे प्रमाण नहीं जब तक से देगा आदमी तो कैसे जानेगा कि सच में ये डेवलपमेंट हुआ था कि नहीं हुआ था, या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब तक से हमको प्रमाणित नहीं मिल जाएगा, प्रमाण नहीं मिल जाएगा, हम कैसे बोलेंगे सब बात को। तो कहता है कि इसके लिए कुछ निम्नलिखित बातें हैं, जिससे कहता है समजाति अंग के बारे में, समरूप अंग के बारे में जिसको समवर्ती अंग कहते हैं, या फिर अवशेषी अंग के बारे में। हम इन तीनों के बारे में जानेंगे तभी हमको इस बात को समझ में आएगा कि सच में विकास का जो प्रमाण है वो सच्ची है, या बोल सकते हैं विकासवाद का जो सिद्धांत वो सही है। यानी यहाँ वो तो सही है, विकासवाद का सिद्धांत तो है, लेकिन उसको समझने के लिए हम लोग क्या बोल रहा है, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रमाण दिया जा रहा है कि देखो इसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि विकासवाद हुआ है, विकास हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे समजात अंग के बारे में कि आखिर समजात अंग क्या होता है। ठीक है, तो वैसा अंग जिनके आंतरिक संरचना समान हो किंतु कार्य अलग अलग करे उसको हम समजात अंग कहते हैं। अभी तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन बात को देखो समझ में आ जाएगा जब हम लोग एक उदाहरण लेंगे। ये अंग विकास को प्रमाणित करते हैं, साफ साफ बोल रहा है कि वैसे अंग जिनके आंतरिक संरचना तो समान होगा, आंतरिक संरचना यानी कि अंदर की संरचना, शरीर के अंदर की बनावट, किंतु कार्य जो होगा वो अलग अलग होगा, तो उसको हम समजात अंग बोलेंगे। जैसे बोलता है मेढक का जो पिछला पैर है, मेढक का पिछला पैर, और मनुष्य का जो हाथ है,
या फिर बोल सकते हैं पंछी का जो पंख है, या फिर कह सकते हैं मछलियों के जो पैर, मछलियों की छिपकलियों के पैर समजात अंग के उदाहरण है। किसका उदाहरण है? क्योंकि कहता है इनकी जो है आंतरिक संरचना समान है, अंदर की संरचना जो है वो सब एक जैसा दिखता है, किंतु सभी जीव एक अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन काम सबका क्या अलग अलग। उनका पिछला पाँव उसको उछलने में मदद करता है, हम लोगों को खाने पीने धोने में मदद करता है। समजात अंग यह दर्शाते हैं कि कभी न कभी ये भी जीव एक जैसे ही कालांतर मतलब पहले हुए परिवर्तन के बाद अलग अलग जीव बने हैं। मतलब शुरू में अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, जब बंदरों नहीं था या चिंपैंजी भी नहीं था, शुरू में तो अचानक थोड़ी सीधे बंदर तैयार हुआ होगा या आदि मानव तैयार हुआ होगा, उससे पहले भी तो कोई जीव रहा होगा। तो इसका कहना है कि अगर हम बहुत पीछे चले जाएं, लाखों करोड़ों अरबों साल पीछे चले जाएं, तो समझ में आएगा कि हम लोग भी जो बने हैं ना, वो समझो कि एक छोटा सा जीव से बने हैं, एक छोटा सा जलीय जीव से बने हैं, समझ रहे, बहुत छोटा सा जीव बने हैं, और उसी से सब धीरे धीरे परिवर्तन होता गया और उसी से फिर नया नया जीव बनता गया। तो यहाँ वही बताना चाहता है कि मेढक का पिछला पैर, मनुष्य का जो हाथ, पंछी का जो पंख एवं छिपकली का जो पैर है, सब समजात अंग है, सब समजात अंग का उदाहरण है, क्योंकि इनका संरचना जो है एक है, लेकिन इसमें काम का है अलग अलग है। कोई खाने के लिए काम कर रहा है, कोई पकड़ने के लिए काम कर रहा है, कोई चढ़ने के लिए काम कर रहा है, कोई चलने के लिए काम कर रहा है, तो कोई उड़ने के लिए काम कर रहा है। तो काम तो सबका अलग अलग है, काम सबका अलग अलग है, लेकिन आंतरिक संरचना सबका एक जैसा ही है। अब समरूप अंग क्या कहता है कि वैसे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं आंतरिक संरचना असमान हो, असमान का मतलब अलग हो, किंतु कार्य एक समान हो, जैसे एक जैसे करें, उसको हम समरूप अंग कहते हैं। उदाहरण के तौर पे कहेंगे कि तितली का पंख और जो चमगादड़ के पंख, ये अंग समरूप अंग के उदाहरण है, समरूप अंग का उदाहरण है, मतलब कार्य एक जैसा है दोनों का। तितली का भी पंख उड़ने के लिए ही किया जाता है, चमगादड़ का भी पंख उड़ने के लिए ही किया जाता है। तो ये अंग समरूप अंग के उदाहरण है, क्योंकि ये अंग असमान संरचना के हैं। अगर इसका संरचना देखेंगे ना तो अलग अलग है। तितली का अगर पंख के में देखें तो उसमें हड्डी नहीं पाया जाता है, और अगर चमगादड़ का अगर पंख में देखें तो उसमें पतला पतला हड्डी पाया जाता है। अर्थात तितली के पंख में देखो हड्डी नहीं होती, जबकि चमगादड़ के पंख में हड्डियाँ पाई जाती हैं, किंतु दोनों समान कार्य करते हैं, उड़ने का ही। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समरूप अंग। मतलब समरूप, रूप जो है वो एक है, इसमें रूप जो है एक है, काम अलग है। उसमें क्या बोला था, सॉरी उल्टा बोल दिया ना, सॉरी। इसमें कहना है कि काम एक है उड़ने का। देखो जैसे दोनों की बात बोलेंगे तो काम है एक उड़ने का, लेकिन अंग ही लोग का अलग अलग है, आंतरिक संरचना जो है वो अलग अलग है। और समजात अंग में बताया गया संरचना एक है लेकिन कार्य अलग है, जस्ट उल्टा एकदम है। और तीसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं अवशेषी अंग। इसमें क्या कहता है कि ऐसे अंग जो कभी पूर्वजों में उपयोगी था और बहुत कार्यशील भी थे, परंतु वर्तमान में वो निष्कर्षी हो गया। निष्क्रिय मतलब उसका कोई काम नहीं रहा, एवं उपयोगी हो गए हैं, अनुपयोगी हो गए हैं। मतलब ना उसका अभी ना उसका कोई काम है और ना ही उसका भी कोई उपयोग है। जैसे हम लोग बात करते हैं कर्ण पल्लव की, कान का पट्टी का, इसका हम लोग तो सुनते कान के अंदर छेदा से, ये तो ऊपर ला जो है वो खाली बस क्या कर रहा है, चश्मा लटकाने काम कर रहा है का। निमेषक झिल्ली, परिशेषिका जिसको अपेंडिक्स कहते हैं, इन सब का कोई काम हम लोग का शरीर में नहीं है। समझ रहे हैं ना क्या बोलना चाह रहे हैं? इन चीज़ों का हम लोग का शरीर में कोई काम नहीं है। तो इस तरह के अंग को क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग कहते हैं। कहता है ये ऐसे अंग जो कभी पूर्वजों में उपयोगी एवं कार्यशील थे, परंतु वर्तमान में निष्क्रिय एवं अनुपयोगी हो गए हैं, तो उसे हम लोग अवशेषी अंग कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे जीवाश्म के बारे में जानेंगे। ठीक है, लेकिन जीवाश्म के बारे में हम लोग अब नेक्स्ट डे में देखेंगे, है ना। जितना भी बताए हैं उसको अच्छे से एकदम रिवीजन करना है, एकदम अच्छे से याद कर लेना है, समझ बूझ लेना है ना, क्लियर इसको एकदम।